नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड और यूके एसएससी घोटाले को लेकर पूरे राज्य भर में युवा और युवाओं के जो परिवार है यानी जनता दोनों उबाल पर है। उन्हें लगने लगा है कि सरकार अपनी अक्षमता की सर्वाधिक चरम स्थिति पर है। स्थिति ये है कि अपराध होने के कई दिन बाद तक मुकदमा नहीं दर्ज होता, मुकदमा दर्ज होने के बाद सही तरीके से जांच नहीं होती और जांच अगर किसी तरह शुरू भी होती है तो न्याय नहीं मिलता। और असल में न्याय नहीं मिल पाने के कारण ही अगले 2 अक्टूबर को पूरे उत्तराखंड में बंदी है। उसमें 3 प्रमुख मुद्दे बंदी के रखे गए हैं। पहला अंकिता हत्याकांड है जिससे आप सभी परिचित हैं। दूसरा नौजवानों की नौकरी का घोटाला है जिसको यूके एसएससी भर्ती घोटाला कहते हैं। और तीसरा जगदीश हत्याकांड है। जैसा कि आप जानते हैं कि जगदीश नाम के दलित युवक ने जो अल्मोड़ा के का रहने वाला था, उसने एक सवर्ण लड़की से शादी की जिसके बाद परिजनों ने निर्मम हत्या कर दी। इन तीनों ही मामलों को लेकर पूरे प्रदेश में उबाल है। जो लोग बंद में शामिल हैं उनकी क्या मांगे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या जरूरत है बंद की और बंद को कैसे सफल बनाया जाएगा, खासकर तब जब इन तीनों ही मामलों में पुलिस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है जबकि वह जांच में है। बातचीत की शुरुआत इंद्रेश जी आपसे कि आप 2 अक्टूबर के बंद में शामिल हैं, आप लगातार इस मसले पर सक्रिय हैं। अंकिता जो कि पीड़िता है उसके घर भी आप गए हैं। 2 अक्टूबर की जो कॉल दी आप लोगों ने बंद की, उसका क्या असर होने वाला है और क्या आप हासिल करने वाले हैं? देखिए, एक तो 2 अक्टूबर हमारे लिए उत्तराखंड में 1994 से ही एक काली तारीख है, जिस दिन की मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ 1994 में। और ये जो इस बार का बंद का आह्वान किया गया है, तो खास तौर पर अंकिता की जिस तरह से हत्या हुई और उसमें पूरा सरकारी तंत्र और एक तरह से कहिए तो सत्ता पक्ष जिस तरह से उसकी भूमिका है जो संदेहास्पद दिखाई देती है, तो उसके खिलाफ जो जनता का आक्रोश है, जो आम लोगों का आक्रोश है, उस आक्रोश में न्याय हो, अंकिता के जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सजा मिले। और एक तरह से हम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी पहले दिन से संदेह के घेरे में है, अभी भी पुलिस का आचरण संदेह के घेरे में है। तो इसलिए न्याय हो और न्याय होने के लिए जो जितनी संदेहास्पद स्थितियां हैं उन सारी संदेहास्पद स्थितियों से बाहर निकला जाए, क्योंकि ये जो जिस तरह से प्रशासन का, सरकार का, पुलिस का जो रवैया है उसमें न्याय होने की संभावना काफी क्षीण है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई अंकिता के हत्यारों को फांसी हो, उनको सजा हो। उसके अलावा एक बात और, मैं बाकी बातचीत हम आगे करेंगे, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वो ये कि ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में एक तरह से कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। हत्यारे खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। अभी इसी सितंबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो उत्तरकाशी में चिनारी सौड़ में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। लोग वहां गए तब जाकर के उसमें कार्रवाई शुरू हुई। उससे पहले जगदीश हत्याकांड भी इसी सितंबर के महीने में हुआ, जिसका आपने उल्लेख किया। एक दलित युवक ने, एक दलित राजनीतिक कार्यकर्ता ने सवर्ण लड़की से शादी की और उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई। और ये तीसरा जो अंकिता भंडारी हत्याकांड, तो लगता है कि इस राज्य में कोई पुलिस नाम की चीज, कोई कानून नाम की चीज, कोई सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तो उसके खिलाफ प्रतिरोध जाहिर करने के लिए ये 2 अक्टूबर के बंद का आह्वान किया गया है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और कमला पंत है हमारे साथ, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार तमाम मसलों पर दशकों से सक्रिय रही हैं। कमला जी, सवाल ये कि जब पुलिस और प्रशासन के हिसाब से सरकार ने कल मुआवजा भी दे दिया, तीनों अपराधी जेल में हैं, सरकार का ऐसा कहना है, तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि न्याय डिलीवर नहीं हुआ है? एक सवाल ये। दूसरी बात ये कि अगर न्याय डिलीवर नहीं हुआ है तो उसकी कड़ी पुलिस होती है, तो पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं है अगर न्याय नहीं डिलीवर हुआ। जी देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है ये शुरू से ही संदेह के घेरे में रहा है। जिस तरीके से पटवारी की जो भूमिका रही है पूरी तरीके से वो पूरा इस केस, क्योंकि आपको मालूम होगा ये पटवारी क्षेत्र का केस था और पटवारी की जो भूमिका रही वही संदेह के घेरे में थी।
और जब हम जिलाधिकारी के वहां जाते हैं मांग करने के लिए, तब हमारी दरखास्त पे कुछ ध्यान दिया जाता है और तब इसको रेगुलर पुलिस को दिया जाता है। और उसके बाद बहुत धीमी गति से एक प्रक्रिया होती है। धीमी गति से क्या होती है, आप साक्ष्य को सुरक्षित रखने की जगह साक्ष्य को खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसमें कौन लोग हैं, सबसे पहले तो इसका बुलडोजर की तरफ जो बुलडोजर किया गया, की गई संपत्ति, उस वो बात कह रही। जी हाँ बिल्कुल, मैं बुलडोजर की बात भी कर रही हूँ, मैं आगजनी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा जो केस है और उसके अंदर हमें पता नहीं कितने साक्ष्य और मिलते, और ये भी पता चलता है कितनी अंकिताएं उसके अंदर दफन है। तो ये सारे जो सवाल हैं, जो साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है, ये कौन लोग हैं, हमें तो लगता है सबसे पहले इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पकड़ लेना, कुछ लोगों को जेल के अंदर डाल देना या उनको रिमांड पे भेज देना, ये समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि साक्ष्य मजबूती के साथ हमारे सामने आए, और हम चाहते हैं कि जो हत्यारे हैं, जो इस साजिश के रचने वाले हैं, उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंकिता का सवाल केवल अंकिता का सवाल नहीं है, ये हमारे 22 साल का दर्द है। इस जो भी यहाँ पे सरकारें रही हैं, जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं रही हैं, चाहे वो पुलिस व्यवस्था रही हो, चाहे वो सरकारी व्यवस्था रही हो, वो जो दर्द हमारे दिल में है यहाँ के उत्तराखंडियों के लेके, और खासकर मातृशक्ति के और युवाओं के अंदर जो है, क्योंकि हम लोगों ने एक राज्य का सपना देखा था, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी थी, और महिलाओं की अस्मिता के साथ जो मुजफ्फरनगर कांड जैसी घटना घटी थी, तो जब हमें वहां पे न्याय नहीं मिला था, तो हमें लगता था चलो इस बार न्याय में कहीं चूक हो गई है, लेकिन सरकार कुछ ध्यान दे रही है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड को चला गया है, यहाँ के जंगल, पानी, जमीन, जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, उनकी जो लूट हुई है, उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से हम ये देखते हैं कि आज किस तरह से पूरा ऐशगाह बनाने की जो तैयारी है पूरे पहाड़ को, और जिस तरह से रिजॉर्ट आप देखिए, पिथौरागढ़ से लेके जोशीमठ से लेके देहरादून तक, जितने ग्रामीण दूर दूर के इलाके, वहां पे किस तरीके से रिजॉर्ट के नाम पे, मकानों के नाम पे, होटलों के नाम पे अवैध तरीके से खनन अलग हो रहा है, तमाम चीजें हैं। राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की बात थी, आज आप 2500 पेड़ काट के विधानसभा यहाँ पे बनाने के लिए जा रहे हैं। ये तमाम छोटे छोटे सवाल हैं जो आज अंकिता के रूप में बाहर उभर के आए हैं। आज चाहे वो विधानसभा के अंदर भर्तियों का घोटाला हो, चाहे दरोगा भर्तियों का घोटाला, जिस तरीके से नौजवानों की नौकरियों को छीन कर सरकार हमको विकास का नाम देने की कोशिश कर रही है, ये सारे जो छलावे हमारे साथ किए गए हैं, चाहे वो दलित की हत्या का सवाल हो, लगातार जाता है, लगातार उसकी पत्नी और जगदीश स्वयं वहां के जिलाधिकारी से मिलते हैं, वहां की प्रशासन से मिलते हैं, वहां के पुलिस प्रशासन से मिलते हैं, कहते हैं हमको हत्या का डर है, हमें डर है कि ये लोग हमको मार डालेंगे, और उनकी नहीं सुनी जाती है। कैसा प्रशासन है, कैसे पुलिस है बिल्कुल मैम, इसी सवाल को ये सारे मुद्दे जो है, ये उत्तराखंड की जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, और शायद उसी का कारण है कि आज हमें बंद का ऐलान करना पड़ा। हमें न्याय चाहिए, उत्तराखंड को संपूर्ण न्याय चाहिए, इन 22 सालों का न्याय चाहिए, एक अंकिता का न्याय नहीं है, पता नहीं कितनी अंकिताएं उसमें दफन है। तो हम पूरे न्याय के लिए 2 तारीख के बंद का हम लोगों ने ऐलान किया है। अभी मैं बिल्कुल आगे मैं फिर आपसे आता हूं सवाल लेकर। एक बार इंद्रेश जी से आपसे जो प्रश्न पूछा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी कमला जी ने भी इंद्रेश जी एक बात कही, वो ये कि डीएम के यहाँ जगदीश खुद गए, उसके अलावा पटवारी की भी बात कही, उसके अलावा आप खुद भी जानते हैं कि 0 एफआईआर की जा सकती थी, जांच हो सकती थी। इसी तरह यूकेएसएससी घोटाला है। इन सारे मामलों में प्रथमतया जो जिम्मेदार है वह पुलिस है या प्रशासनिक अधिकारी है। लेकिन इस पूरे सिलसिले में अगर आप देखें तो किसी पुलिस अधिकारी, एक कांस्टेबल का भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, बाकी सस्पेंशन तो छोड़िए। इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं उत्तराखंड राज्य में? देखिए, एक तो सत्ता का जो यहाँ चरित्र हो गया, तो वो अफसरशाही उस पर हावी है, नौकरशाही उस पर हावी है। और हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, मैंने तो कई जगह इस बात को कहा कि पुलिस जो है सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है। हम ये कह रहे हैं, उत्तराखंड की पुलिस से हम ये कहना चाहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोर्ट में अपराधियों को सजा दिलवा देंगे तो आपका इमेज अपने आप बनेगा, और अगर आप सजा नहीं दिलवा पाएंगे तो ये जितना सोशल मीडिया कैंपेन कर लीजिए, इससे इमेज बिल्डिंग नहीं होने वाला है। तो ये जो इमेज कॉन्शियसनेस है, ये पुलिस जो है एक तरह से सोशल मीडिया अभियान चलाती है, और एक तरह से दिखता है कि प्रशासनिक मशीनरी पर सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए पुलिस कुछ भी कर सकती है,
प्रशासन कुछ भी कर सकता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये जो तीनों प्रकरणों में अगर आप देखिए तो जगदीश के प्रकरण में एसएसपी के पास बाकायदा उनकी पत्नी ने चिट्ठी लिख करके दिया कि हमको खतरा है, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो गांव वो है जिसको पुलिस ने गोद लिया हुआ है। क्या बात। और दोनों, हाँ, ये पुलिस का गोद लिया हुआ गांव है, पटवारी क्षेत्र में है। और अंकिता हत्याकांड में भी और जगदीश के हत्याकांड में भी अगर देखिए तो ये जो पटवारी वाला बहाना है, तो पटवारी व्यवस्था अपनी जगह है, वो जैसी है तो है, उसके कस बल ढीले हैं, कुछ सरकार ने किए हुए हैं, कुछ उन्होंने खुद ही किए हुए हैं, वो अलग बहस है। लेकिन असल में तो राजनीतिक संरक्षण का भी तो सवाल। और इसमें एक और बात मैं कहना चाहता कि इसी साल जुलाई 2022 में एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का एक आदेश है, पुलिस मुख्यालय से निकला हुआ आदेश है, जिसमें तमाम पुलिस अधीक्षकों को ये चिट्ठी भेज करके कहा गया कि अगर कोई संज्ञेय अपराध है, संगीन अपराध है, तो उस स्थिति में पुलिस को इस बात की परवाह नहीं करनी है कि ये पटवारी इलाका है, बल्कि पुलिस को सीधे 0 FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देनी है। जगदीश की पत्नी एसएसपी अल्मोड़ा के पास गई और एसएसपी अल्मोड़ा के क्या एसएसपी अल्मोड़ा इस आदेश को नहीं जानते थे, इस पत्र के बारे में नहीं जानते थे? अंकिता के प्रकरण में मैं कल उनके गांव गया, हम लोग आयशा के हमारे साथी और सीपीआईएमएल की तरफ से मैं उनके घर गया और उनके पिता से मैंने पूछा कि आप पहले कहाँ गए, सबसे पहले कहाँ गए? तो उनके पिता ने कहा कि वो सबसे पहले जो है 3 पुलिस थानों कोतवालियों गए, ऋषिकेश कोतवाली गए, मुनि की रेती पुलिस थाना गए और लक्ष्मण झूला पुलिस थाना गए, और उसके अलावा चीला चौकी गए। और चारों जगह से उनसे यह कहा गया कि ये तो पटवारी क्षेत्र का मामला है। क्या ये 3 थानों और 1 चौकी की पुलिस ये नहीं जानती थी कि ऐसा आदेश है कि संगीन अपराध के मामले में एक लड़की का अपहरण हुआ है, इससे ज्यादा संगीन बात क्या होती है? तो उन्होंने पटवारी पर टाल दिया। और तब डीजीपी से लेकर के और नीचे के पुलिस अधिकारी तक अचानक से श्रेय लेते हैं कि देखिए केस हमको जैसे ही ट्रांसफर हुआ वैसे ही हमने कार्रवाई की। वो आपके इस बात को तो पुलिस को सार्वजनिक करना चाहिए। भाई सारे पुलिस थानों में सीसीटीवी फुटेज है, ये सार्वजनिक करें कि उनके पिता वहां गए थे कि नहीं गए थे। आप एक और प्रकरण देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो सवाल है, तो पुलिस ने सोशल मीडिया पर पौड़ी पुलिस ने प्रचार किया है कि उन्होंने पीड़िता के परिजनों को, मृतका के परिजनों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखा दी। कल हमने, हमारी साथी शिवानी पांडे है, उन्होंने पूछा अंकिता के पिता से कि आपको रिपोर्ट मिली पोस्टमार्टम की? तो उन्होंने इनकार किया। उनके इनकार करने पर मैंने एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह जी को फोन किया। मैंने कहा हम यहाँ बैठे हैं इनके घर में और इनका कहना है कि आपकी पुलिस ने प्रचार किया है सोशल मीडिया पर कि इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखा दी गई है। इनका कहना है कि नहीं दिखाई। एसएसपी पौड़ी ने मुझसे कहा कि नहीं, इन पिता को नहीं दिखाई, भाई को दिखाई। अब ये पहले तो दिखाई क्या होता है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिनकी बेटी की मौत हुई है उनको क्यों नहीं मिलेगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, है ना? एसएसपी पौड़ी कह रहे हैं कि नहीं, एडिशनल एसपी ने खुद उनके भाई को दिखाई। अब एसएसपी एडिशनल एसपी जानते थे उस कानून, उस लीगल लैंग्वेज को, या वो भाई जानता था अंग्रेजी में लिखा हुआ कि आपने दिखाया और वापस ले लिया? तो यहाँ ये तमाम, और ये जो बुलडोजर वाला प्रकरण है देखिए, तो एडिशनल एसपी से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक ने कहा कि हमने सारे साक्ष्य संकलित कर लिए हैं, सब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो टूटे कि नहीं टूटे, उसको रिजॉर्ट तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल के अखबारों में खबर है कि एसआईटी जो है वहां सबूत ढूंढ रही है। तो ये जो मजाक हो रहा है, या इसी मजाक को लेकर ही सवाल था इंद्रेश जी, और थोड़ा अब कमला जी से भी इस राय को लेते हैं। इंद्रेश जी अभी कह रहे थे कि नौकरशाही और पुलिसिया सिस्टम वह राजनीति पर, मतलब मंत्रिमंडल पर यानी सरकार पर हावी है। प्रश्न यही है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती हुई दिख रही है? क्या आप लोगों के 2 अक्टूबर का जो बंद है उसमें यह मांग है प्रमुखता से, या आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हमारी ये बात बिल्कुल प्रमुखता से है, इसीलिए हमने निष्पक्ष जांच की बात की है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पूरे केस की। नहीं तो हम पुलिस के ही जांच से संतुष्ट हो जाते हैं और हम मानते कि अंकिता को न्याय मिल गया है। लेकिन इस पूरे केस का जो शुरुआत से अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें मेरा तो साफ मानना है कि चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो और चाहे उसमें सरकारी मशीनरी भी हो, और यहाँ तक उसमें चाहे जनप्रतिनिधि भी हो, ऐसे तमाम लोग भी जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बाकायदा मुकदमा, और आज तक किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। केवल उनके खिलाफ हुआ है जो सीधे सीधे ये माने जा रहे हैं कि जो उसके हत्या के केस में। लेकिन इस पूरे केस को गड़बड़ाने के रूप में जो जो लोग भी दोषी हैं, वो कोई भी हो, वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो सकता है, वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो सकता है, उन सब के, और इसी को लेके मैं आपके संज्ञान में इस बात को भी लाना चाहती हूँ कि हम लोगों का जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा, उसने आज 3 दिन पहले यहाँ के गवर्नर से समय लिया, मांगने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और हमें लगता है कि ये इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं और आपको एक ज्ञापन भी देना चाहते हैं, और जो ज्ञापन हम राष्ट्रपति को भी भेजेंगे, और आपके माध्यम से हम इस बात को आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन ये दुखद है, बहुत दुखद है कि उन्होंने भी हमको समय नहीं दिया आज 3 दिन के अंदर। तब हम लोगों ने आज उस जो हमारा ज्ञापन था उसको हम लोगों ने मीडिया के सामने रिलीज किया। तो सवाल ये है कि सारे लोग जिसको हम मानते हैं कि जो जनता के हित में काम करते हैं, जो सरकार के दबाव में नहीं है, ऐसे लोग भी जब इस गंभीर मुद्दे पे कुछ नहीं कहते हैं तो संशय होना स्वाभाविक है। जैसे लोगों के लिए मैम आप ही लोगों की बात से बहुत साफ हो रहा है जी, आप ही लोगों की बात से बहुत साफ है कि बनाएंगे तब तक अंकिता को न्याय भी मिलना मुश्किल है। इसलिए लगातार जनता का दबाव बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोगों की बात को ही इंद्रेश जी अगर सुना जाए, वैसे प्रदेश भर से सुना जा रहा है, तो बहुत साफ है कि बहुत लचर स्थितियां हैं कानून की सरकार के भी लेवल पर। आज मुख्यमंत्री खुद गए और उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वह पीड़ित परिवार से मिले हैं मां और बाप से। एक तरफ यह खबर आई और उसके ठीक पैरेलल एक और खबर आई कि जिस आरएसएस के प्रचारक ने लानत मलानत की थी पीड़िता के परिवार की, जिसके पिता को लालची बताया था, जिसको कि कहा था कि अगर तुम नौकरी करोगी तो ऐसा ही होगा, तो ये दोनों क्या है? एक तरफ कहते हैं मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में कि हम न्याय दिला के रहेंगे, और दूसरी तरफ जो इस तरह के बयान वाहियात देते हैं वह फरार हो जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति में किसी न्याय की उम्मीद? देखिए ये पूरा जो एक तो जी, मैं जो टिप्पणी आप ही से लेंगे, बस छोटी एक टिप्पणी इंद्रेश जी जी। हाँ, अब एक तो ये पूरा जो मामला है, जिस तरह का झूठ का और प्रचार फैलाया जा रहा है, तो कल हम उनके घर गए और उनके पिता ने बड़े रुआंसा होकर के हमसे कहा कि भाई मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो कोई उनके पिता ने नहीं कहा कि एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये जनता ने कहा, आम लोगों ने, सड़क पर खड़े लोगों ने कहा, उनके पिता ने नहीं कहा, है ना। और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये एक आरएसएस का व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये जानबूझ करके, क्योंकि पूरी सरकार इस समय संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में है। इसलिए हत्यारों के खिलाफ खड़ा, हत्यारों पर सवाल करने के बजाय पीड़ितों पर सवाल खड़ा करके एक तरह से बाहर निकलने की कोशिश है, क्योंकि ये जो पूरा परिवार है ये भाजपा से, आरएसएस से जुड़ा हुआ परिवार है। इसलिए इस तरह का घृणा अभियान उस परिवार के विरुद्ध, उसका चरित्र हनन का अभियान उस परिवार के विरुद्ध चलाया जा रहा है। जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो लड़की वो क्यों भेजा नौकरी करने, तो मैं आपको बताऊं, हम उनके गांव गए और उनके गांव में प्रवेश करते सबसे पहले उनके पड़ोसियों ने हमसे कहा कि एक साथ 2 से ज्यादा लोग उनके कमरे में ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि मकान इतना कच्चा है कि नीचे आ जाएगा। तो जिनका मकान इतना कच्चा है उनके सामने क्या विकल्प है कि वो अपनी बेटी को नौकरी करने नहीं भेजते, और क्या करते? तो ये एक स्थिति है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि बस 2-3 बात इसमें मैं कहना चाहता हूं। एक तो पहली बात यह है कि अभी भी जो सवाल बाकी, तो सवाल यह है कि भाई उस रिजॉर्ट में अगर देह व्यापार करने के लिए अंकिता को मजबूर किया गया और वो इनकार कर रही थी, तो क्या ऐसी भी लड़कियां थी जो कि इस तरह से इनकार नहीं कर पाई और उस व्यापार में धकेली गई? वो लड़कियां कहाँ हैं? वो वीआईपी कौन है? एक वीआईपी नहीं है, अचानक से ये सवाल, एक वीआईपी नहीं, वो वीआईपी कौन है जिनके लिए ये देह व्यापार को स्पेशल सर्विस की तरह पेश किया जा रहा था? ये सवाल है। और इसमें आखिरी बात यह है, हम इस राज्य की सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस राज्य में महिलाएं, लड़कियां कहाँ जाएंगी? महिलाएं घास काटने जाती हैं हेलंग में, पुलिस और सीआईएसएफ उनका घास छीनती है। महिलाएं सरकारी नौकरी करने जाती हैं, उनका 30% आरक्षण खत्म हो जाता है। लड़की प्राइवेट नौकरी करने जाती है, वो इस तरह से दरिंदों का शिकार होती है। तो इस राज्य में लड़कियां, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? वो कहाँ जाएंगी? घास काटने से लेकर के और सरकारी और प्राइवेट नौकरी तक वो कहीं सुरक्षित नहीं है। कमला जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि भाजपा
और उससे जुड़े हुए जितने भी जन संगठन है वो बिल्कुल ही भावहीन हो चुके हैं, उनके अंदर किसी तरह के इमोशन बाकी नहीं रह गए, तभी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और जिस उन्होंने जो उनके संगठन की महिला इस मुद्दे को उठा रही थी उसको ही पार्टी से बाहर कर दिया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम ये क्या इसी घटनाक्रम के बीच में हुआ? हाँ, अभी बीच में हुआ। मैं उसका नाम इस समय लड़की का मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। हाँ, ऋषिकेश में है, ऋषिकेश की है। और वो उसने जगह जगह उसके वीडियो जारी किए गए हैं। उसने कहा कि अगर मैं इस मुद्दे को उठा रही हूँ तो मुझको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। तो एक सवाल तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां पे लड़कियां सुरक्षित नहीं है, उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं है इस राज्य के अंदर। और देखिए, लड़कियां अगर एक तरफ आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके, और दूसरी तरफ जब लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? वो नौकरियों के लिए मैदान के ओर जाएंगी, पहाड़ के नीचे से उतर के मैदानों में जाएंगे। और मैदानों में अगर उनकी सुरक्षा नहीं है, आज कल हम लोगों की इसी तरह की एक वार्ता हो रही थी, ऑनलाइन बैठक हो रही थी, उसमें श्रीनगर की लड़कियों ने इस बात को रखा कि अब हमारे घर वाले हमको श्रीनगर, और देहरादून तो बहुत दूर की बात है, श्रीनगर तक पढ़ने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम जैसी लड़कियों का क्या होगा? अगर हम शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तो ये अंकिता का सवाल केवल इतना नहीं है कि उसकी हत्या कर दी और उसके कल फांसी उनके हत्यारों को लग भी जाए, लेकिन जो पूरी अशिक्षा पूरी महिलाओं के अंदर आ गई है, वो उत्तराखंड जहां महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, हमेशा यहाँ के जन आंदोलनों का हिस्सा बनी, चाहे वो चिपको आंदोलन रहा हो, चाहे वो नशा विरोधी आंदोलन रहा हो, और चाहे वो राज्य का आंदोलन रहा हो, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने आंदोलनों को लड़ा। अगर उनको ये सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है, उनको संरक्षण नहीं दे सकती है, तो ये सरकार का होना न होना बेकार है। ऐसी सरकारें तो उत्तराखंड के अंदर होनी भी नहीं चाहिए, और इसके खिलाफ एकजुट होकर महिलाओं को, युवाओं को खड़ा होना चाहिए, जैसे कि इस समय वो लोग खड़े हो रहे हैं।